हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस पे। तो आज हम और बाकी के एमसीक्यूज जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हैं वो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो जो न्यू लोग पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं, काइंडली वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द वैक्सीन इज गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जैसे कि वी ऑल नो कि जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसको हम वैक्सीन लगाते हैं। एंड मेनली जो प्रेगनेंसी एक स्टेट है जिसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है ऑलरेडी उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो लो होती है। एंड सेकेंडली जो फीटस होता है, जो फीटस ग्रो कर रहा है उसके अंदर, तो हमने जब भी वैक्सीन लगाना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कभी भी प्रेगनेंसी में लाइव वैक्सीनेशन नहीं करनी। ठीक है, बिकॉज अगर हम लाइव वैक्सीनेशन करेंगे तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो फीटस के ऊपर हो सकता है। तो इसलिए हमेशा हम प्रेगनेंसी में किल्ड वैक्सीन लगाते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए दैट इज मीजल्स एंड रूबेला। ऑप्शन नंबर बी इज डिप्थेरिया एंड टेटनस और डिप्थेरिया टेटनस। देन ऑप्शन नंबर सी इज रेबिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज ओपीवी दैट इज ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, जैसे कि हम ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटस को कोई नुकसान ना हो और मदर को कोई नुकसान ना हो तो हमने मदर को लाइव वैक्सीन नहीं लगाना है। ऑलवेज वी आर सपोज टू गिव किल्ड वैक्सीन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी दैट इज डिप्थेरिया एंड टेटनस। ठीक है, आफ्टर 2020 के बाद क्या है, पहले मदर को सिर्फ टीटी का वैक्सीनेशन लगता था जिसे हम सिर्फ टीटी बोलते थे, लेकिन नाउ डेज जो मदर को डिप्थेरिया और टेटनस, ठीक है, कॉम्बिनेशन में वैक्सीन लगता है। द शेड्यूल विल बी सेम एंड द डोज विल बी 0.5 ml एंड रूट विल बी इंट्रामस्कुलर। ठीक है, तो फर्स्ट डोज हमने कब लगानी है, व्हेन प्रेगनेंसी गेट कंफर्म्ड। एक बार जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तब हमने फर्स्ट डोज लगानी है। एंड आफ्टर 4 वीक्स ऑफ फर्स्ट डोज, मतलब फर्स्ट डोज के 1 महीने बाद या 4 हफ्ते बाद हमने मदर को सेकेंड डोज लगानी है। और अगर प्रेगनेंसी मदर की प्रीवियस प्रेगनेंसी से विद इन 3 इयर्स है तो उस केस में मदर को सिर्फ हमने डीटी बूस्टर एक सिंगल डोज लगानी है। उस केस में 2 बार डीटी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, now the next question is which of the following is not a feature of HELP syndrome? And the options are option number A is eosinophilia, option number B is raised liver enzyme, option number C is low platelet count and option number D is hemolysis. अब सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जो हेल्प सिंड्रोम है वो कब होता है और कौन सी एज ग्रुप को होता है। ठीक है, तो जो हेल्प सिंड्रोम है वो मेनली प्रेग्नेंट फीमेल्स को होता है एंड इट इज ड्यू टू प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ठीक है, और या फिर हम प्री एक्लेम्पशिया बोल सकते हैं। जो हेल्प है, हेल्प का सिनोनिम क्या है, दैट एच इज स्टैंड फॉर हीमोलाइसिस, ई एल स्टैंड फॉर एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड एलपी स्टैंड फॉर लो प्लेटलेट काउंट। ठीक है, तो हेल्प का ये मतलब होता है कि हेल्प में मदर की देयर विल बी हीमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल, so there can be hemolytic anemia in the pregnant female, then there will be increased liver enzyme and mother will have thrombocytopenia that is low platelet count। तो अगर हम इसमें ऑप्शंस देखते हैं तो रेज लिवर एंजाइम होता है, इसमें लो प्लेटलेट काउंट भी होते हैं एंड हीमोलाइसिस भी होता है। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है दैट इज इस्नोफिलिया, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन हेल्प सिंड्रोम। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। Now the next question is false sensory perception in absence of real stimuli is called as, and the options are option number A illusion, option number B hallucination, option number C delusion and option number D is deja vu. So we all know that कि जो हमारा false sensory perception है in the absence of real stimuli, it is known as hallucination। and अगर false sensory perception है in the presence of stimuli then that situation is known as illusion। मतलब कि patient को फॉल्स सेंसरी परसेप्शन हो रहा है और वहां पे कोई रियल स्टिमुलाई भी प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि द पेशेंट इज हैविंग
हेलुसिनेशन, और जो हेलुसिनेशन है इट इज अ सिम्टम दैट इज प्रेजेंट इन साइकोसिस। जो साइकोसिस होती है लाइक स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, उन केसेस में आपको हेलुसिनेशन के जो पेशेंट्स हैं, जो हेलुसिनेशन के जो केसेस हैं वो मिलेंगे, ठीक है। एंड इल्यूजन जो है कि सिंपली स्टिमुलाई है लेकिन पेशेंट ने उसको गलत परसीव कर लिया। फॉर एग्जांपल वहां पे रोक पड़ी थी तो पेशेंट को लगा कि वहां पे स्नेक है, लेकिन वहां पे स्टिमुलाई था, तो दैट इज नोन एज इल्यूजन। एंड delusion इज द फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ। एंड वेयर एज डेजा व्यू जो होता है वो क्या होता है कि इट इज द स्ट्रेंज फीलिंग दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड व्हाट इज हैपनिंग नाउ बिफोर, कि हमें लगेगा कि हमारे साथ जो चीज हो रही है वो मेरे साथ पहले कहीं हो रखी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेजा व्यू। नाउ तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ए पेशेंट इज एडमिटेड टू इमरजेंसी एंड ऑन अराइवल the BP of patient was 150/90 mm of mercury. So calculate the mean arterial pressure. So कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या तो डायरेक्टली आपको मैप कैलकुलेट करने के लिए दे जा क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर डायरेक्टली कभी कभी पूछा जाता है कि जो मैप है उसका या मीन आर्टीरियल प्रेशर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। सो इस केस में क्या है, सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मीन आर्टीरियल प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन नंबर ए दैट इज 90 mm ऑफ Hg, ऑप्शन नंबर बी 100 mm ऑफ Hg, ऑप्शन नंबर सी 110 mm ऑफ Hg एंड ऑप्शन नंबर डी इज 120 mm ऑफ Hg। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज 110 mm ऑफ Hg। एंड नेक्स्ट स्लाइड में आई विल शो यू कि हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैप क्या होता है, मीन आर्टीरियल प्रेशर इट इज द एवरेज ब्लड प्रेशर इन एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग अ सिंगल कार्डियक सिस्टम साइकिल। मतलब कि एक सिंगल कार्डियक साइकिल के बाद पेशेंट का जो एवरेज ब्लड प्रेशर है वो कितना है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर वी ऑलरेडी नो इट इज द फोर्स ऑफ ब्लड दैट इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरी, ठीक है। ब्लड वेसल्स के ऊपर जो ब्लड का फोर्स है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। So, for calculating the mean arterial pressure, the formula is systolic blood pressure plus 2 into diastolic blood pressure divided by 3. So, in this situation, उन्होंने वहां पे बता रखा है कि पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 150 था और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 था। So, after putting these values in the formula, what we get कि हमने सबसे पहले 150 प्लस 2 into 90 divided by 3. So 150 plus 180 divided by 3. तो हमारे पास 110 mm of Hg आ गया. So this is the mean arterial pressure of the patient. ठीक है, तो हमें इसके लिए हमेशा फॉर्मूला याद रखना है. नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ए नर्स मस्ट बी अवेयर दैट ईटिंग मेज alone may lead to ऑप्शन नंबर ए बेरी, ऑप्शन नंबर बी प्लेग्रा, ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी, ऑप्शन नंबर डी फाइनोडर्मा। ठीक है, सबसे पहले अब हमें क्या पता होना चाहिए कि इसमें ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट है, जो कोई पर्सन है जो हमेशा मेज ही खाता है, अकेला मेज लेता है, उसके अलावा जो अदर और हमारे पास लाइक बार्ले हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, उसकी कंजप्शन नहीं करता है, तो उसको कौन सी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज प्लेग्रा। तो उस पेशेंट को प्लेग्रा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो मेज होता है, मेज इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड फॉलिक एसिड। लेकिन मेज में जो हमारा नाइसिन होता है, ठीक है, दैट इज अ काइंड ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, उनमें से हमारा जो विटामिन 3 होता है जिसको हम नाइसिन बोलते हैं वो नहीं होता है। एंड सेकंड हमारे पास ट्रिप्टोफेन नहीं होता है। ठीक है, तो मेज इज पुअर सोर्स ऑफ नाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन, एंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नाइसिन द पेशेंट विल हैव कंप्लेंट ऑफ प्लेग्रा। ठीक है, सो प्लेग्रा में क्या है कि जो पेशेंट होगा उसके उसमें देयर विल बी 3 Ds. That 3 Ds will be the patient will have diarrhea, the patient will be present with dermatitis, उसकी बॉडी पे बहुत सारे स्किन रैशेस होंगे, and the patient will have dementia. And if this things are not treated on time, so इसमें पेशेंट की फर्दर जाके डेथ भी हो सकती है। ठीक है, सो बेसिकली जो पेशेंट मेज खा रहा है that is at a prone for getting
प्लेग्रा, ठीक है। बेरी वी ऑल नो इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन, दैट इज विटामिन B1, एंड स्कर्वी दैट इज आल्सो नोन एज ब्लीडिंग गम्स, एंड जो किस लिए होती है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C. नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज a nurse observes palmar arrhythmia and she understands that it is due to cardiac failure. Option number B is renal failure. Option number C is hepatic failure and option number D is adrenal failure. ठीक है, सो सबसे पहले जो पाल्मर अरिथमा है, ये क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ अ स्किन कंडीशन, जिसमें क्या है कि जो पेशेंट के हैंड्स हैं वो बहुत जल्दी रेड हो जाते हैं, ठीक है। हैंड मतलब जो पाम्स होंगे दैट विल टर्न रेड, एंड इसका जो अदर नेम है दैट इज ऑल्सो, इट मींस दिस डिजीज इज आल्सो नोन एज रेड पाम, ठीक है। देन लेन्स डिजीज एंड द थर्ड वन इज लीवर पाम, ठीक है। एंड commonly during the pregnancy, this condition is very common in pregnant female, but in most of the patient who are suffering from liver cirrhosis, ठीक है, जिनको liver cirrhosis है उनमें ये प्रॉब्लम हम सबसे ज्यादा मिलेगी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज हिपैटिक फेलियर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हिपैटिक फेलियर। नाउ क्यों ये हिपैटिक फेलियर में हो रहा है और क्यों ये प्रेगनेंसी में हो रहा है? तो जो हम प्रेगनेंसी में इस्ट्रोजन विल बी मोर, तो इस्ट्रोजन की वजह से देयर विल बी मोर वेस्कुलराइजेशन, ठीक है, जो कैपिलरीज होंगी उनमें ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से जो पाल्मर अरिथमा विल बी देयर। एंड सेम इन द हिपैटिक फेलियर, हिपैटिक फेलियर में क्या है कि जो लीवर है वो एस्ट्राडायोल हार्मोन को मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो जब पेशेंट का लीवर ही खराब है, लीवर सिरोसिस हो रखी है, स्कारिंग ऑफ लीवर हो रखा है, तो उस केस में जो एस्ट्राडायोल है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, तो पेशेंट की बॉडी में जो एस्ट्राडायोल है उसका जो लेवल होगा दैट विल बी मोर, तो उसकी वजह से पेशेंट के जो पाम्स होंगे दैट विल बी मोर रेड एज कंपेयर टू द नॉर्मल पेशेंट। Now, the next question is, a nurse was called to see a patient with nosy breathing. She suspects laryngospasm with stridor and it occur commonly with. And the options are option number A, hyperkalemia. Option number B is hypercalcemia. Option number C is hypokalemia and option number D is hypokalemia, ठीक है, कैल्सीमिया, सॉरी। सो इसमें क्या है कि एक पेशेंट है, उसकी नोइजी ब्रीदिंग है, तो नर्स ने क्या सस्पेक्ट किया है कि पेशेंट को लेरेंजियोस्पाज्म हो रखा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिम्टम, व्हाट द नर्स कैन प्रिडिक्ट कि पेशेंट का जो कैल्शियम लेवल है वो बढ़ गया है, कम हो गया है, जो पोटेशियम लेवल है जो बढ़ गया है, कम हो गया है। सो इस केस में जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, हाइपोकैल्सीमिया। क्यों? बिकॉज डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम विल लीड टू मसल स्पाज्म, ठीक है। तो लेरेंजियोस्पाज्म हो रहा है जब भी हाइपोकैल्सीमिया होगा, पेशेंट की बॉडी में कैल्शियम लेवल कम होगा, तो पेशेंट को मस्कुलर वीकनेस हो सकती है, फटीग हो सकता है, मसल स्पाज्म हो सकता है। तो यहाँ से पता लग रहा है कि पेशेंट को जो कैल्शियम लेवल है वो कम है, और हमारी बॉडी में जो पैराथायरॉयड हार्मोन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, maternity nurse must be aware that screening for diabetes mellitus in pregnancy is done as. Option number A is 6 to 17 weeks. Option number B is between 18 to 23 weeks. Option number C is 24 to 28 weeks. And option number D is 29 to 32 weeks. ठीक है? So डायबिटीज मेलाइटिस इन प्रेगनेंसी, इसकी जो स्क्रीनिंग है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर मदर अगर डायबिटिक है तो देयर आर चांसेस कि जो बेबी होगा, मदर को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, प्रीमेच्योर लेबर, प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है बच्चे का, एंड सेकेंडली जो बच्चा होगा उसको मैक्रोसोमिया हो सकता है, मींस कि जो बेबी का साइज होगा वो एज कंपेयर टू अदर इन्फेंट और अदर न्यूबॉर्न विल बी बिगर, एंड और उसके बाद जो न्यूबॉर्न होगा दैट न्यूबॉर्न इज एट अ रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। तो इसीलिए जब भी कोई मदर है वो डायबिटिक है तो आफ्टर डिलीवरी बेबी का जो आरबीएस चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और बच्चों में हम हील से बच्चों का जो ब्लड है वो चेक करते हैं, आरबीएस हील से ब्लड लेके चेक करते हैं। सो इस केस में जो कॉमन हमारे
प्रोटोकॉल्स बोलते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट बिटवीन 24 to 28 वीक्स जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है वो एक प्रेग्नेंट फीमेल का होना चाहिए टू रूल आउट द डायबिटीज मेलाइटिस इन प्रेगनेंसी. Now the next question is, before giving blood transfusion, a nurse must note the date, time of collection, and must aware that packed RBCs can be stored up to. And the options are option number A 22 days, option number B 32 days, option number C 42 days, and option number D 52 days. So जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए नर्स ने कलेक्ट किया है, उसने नोट किया डेट है, टाइम है, और हम जो पैक्ड आरबीसीज हैं उनको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, आफ्टर कलेक्शन कितने उनका सेल्फ लाइफ कितनी होती है, और उनको हमने कैसे स्टोर करना है. तो इसमें सिंपली दे हैव आस्क्ड अबाउट द सेल्फ लाइफ ऑफ पैक्ड आरबीसी. सो द सेल्फ लाइफ ऑफ पैक्ड आरबीसी इज 42 डेज. ठीक है. सो आफ्टर कलेक्शन ऑफ द ब्लड और आफ्टर कलेक्शन ऑफ द पैक्ड आरबीसी, ठीक है, जो सैंपल, उसको अप टू 42 डेज हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं. सो लाइक अगर हम इसमें देखते हैं तो जो हमारा पैक्ड आरबीसी है उनकी जो सेल्फ लाइफ है दैट इज 42 डेज एंड इट शुड बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ 1 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो अगेन हमारे पास दो तरह का प्लाज्मा आता है. एक तो हमारे पास फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है और एक हमारे पास थॉर्न प्लाज्मा होता है. ठीक है. फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की जो सेल्फ लाइफ है हम उनको फ्रोज करके 1 ईयर तक रख सकते हैं, एंड बट द टेम्परेचर शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू -18 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट शुड बी स्टोर्ड इन द ब्लड बैंक फ्रीजर. और जो हमारे पास थॉर्न प्लाज्मा है, मतलब एक बार पहले हमने उसको फ्रोजन किया था, फिर हमने उसको डीफ्रोस्ट कर लिया, तो उसके बाद उस प्लाज्मा को हम कितने टाइम तक रख सकते हैं, 24 days to 5 days, 24 hours to 5 days, एंड द टेम्परेचर शुड बी 1 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड इन रेफ्रिजरेटर. एंड अगर हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो प्लेटलेट्स की सेल्फ लाइफ इज 5 days, मतलब कि एक बार हमने प्लेटलेट्स कलेक्ट कर लिया तो मैक्सिमम अप टू 5 days हमने उसको इन्फ्यूज कर देना है. अगर हम उसको नहीं इन्फ्यूज करेंगे तो उनकी जो सेल्फ लाइफ है वो नहीं रहेगी और हम उसको फिर दोबारा नहीं इन्फ्यूज कर सकते. एंड इसको हम प्लेटलेट्स को हम कहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं, इट कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर ऑफ 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड. सो बीइंग अ नर्स, बीइंग प्रैक्टिसिंग इन द क्लिनिकल्स, हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि हमने आरबीसी को अप टू कितने सेल्फ लाइफ होती है, कैसे स्टोर करना है, कितने टेम्परेचर पे स्टोर करना है. Now the next question is, a nurse caring for a head injury comatose patient, which intervention she should implement to prevent increased intracranial pressure? And the options are, option number A is maintain well lit room, option number B is maintain round the clock suctioning, option number C change position round the clock, and option number D is elevate the head end of the patient. So इनमें से कौन सी जो नर्सिंग इंटरवेंशन है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द पेशेंट, जो कि उसको आईसीपी को इंक्रीज ना होने में हेल्प करेगी. सो इसमें जो हमारा, अगर हम पेशेंट को एक्सेसिव लाइट जो है that can also cause some kind of discomfort to the patient, and second thing is patient is already comatose. देन जो हमारी राउंड द क्लॉक सक्शनिंग है, सक्शनिंग की वजह से क्या है, जो पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है, एंड अगर हम पेशेंट की फ्रिक्वेंट पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो उस केस में भी जो आईसीपी है वो चेंज होने का डर रहता है. सो फॉर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज दैट द हेड एंड ऑफ द पेशेंट शुड बी एलिवेटेड अप टू 30 डिग्री. ठीक है. क्यों ये होना चाहिए, बिकॉज इस पोजीशन में जो वीनस ड्रेनेज है वो इंक्रीज होता है. अगर वीनस ड्रेनेज इंक्रीज हो रहा है, वीनस रिटर्न प्रॉपर है, तो आईसीपी जो है वो ज्यादा बढ़ेगा नहीं. Now the next question is, which intrauterine device needs to be replaced only after 10 years? And the options are, option number A copper T200, option number B is Lipin's loop, option number C is copper T380A, and option number D is Nova T. So for this the correct answer is option number C, that is copper T380A. So we all know that intrauterine device जो है it is a kind of hormonal contraceptive method,
और इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो होती है ये बेसिकली 3 तरह की होती है, ठीक है। इनको हम 3 जनरेशंस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। जिनमें हमारी जो फर्स्ट जनरेशन होती है दैट इज नॉन मेडिकेटेड, एंड जो हमारी सेकंड एंड थर्ड जनरेशन है दे आर द मेडिकेटेड, मतलब उनमें किसी न किसी तरह का हार्मोन या किसी न किसी तरह का कोई एलिमेंट प्रेजेंट होता है। जो हमारा नॉन मेडिकेटेड जो फर्स्ट जनरेशन है उसका एग्जांपल है लिपिंस लूप। इसके अलावा जो हमारा मेडिकेटेड है सेकंड जनरेशन में हमारी कॉपर टी सारी आ जाती हैं, एंड थर्ड जनरेशन में हमारी हार्मोनल कॉपर टी हार्मोनल आईयूडीज आ जाती है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो कॉपर टी 380A है दैट इज freely available in the health centers and it can be replaced only after 10 days, whereas जो copper T 200 है इसको after 5 years जो है replace करने की जरूरत होती है। Now the next question is, a doctor orders 1.5 liter of Ringer lactate solution to be administered intravenously to a patient over the next 12 hours. Calculate the rate of the flow if the IV tubing delivered 20 GGT per ml. ठीक है। So again जो हमारा ड्रग डोज कैलकुलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। हमेशा एक या दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। So for this question, the options are option number A, that is 48 GTT per minute. Option number B is 42. Option number C is 36, and option number D is 28. And for this, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है फॉर कैलकुलेटिंग द ड्रग डोज, फॉर कैलकुलेटिंग द फ्लो रेट। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 42 GTT पर मिनट। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस ये कैसे आया। सो हमने कितना फ्लूइड इन्फ्यूज करना है पर ml पर मिनट, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो हमें याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू बी इन्फ्यूज्ड इन ml इंटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाई टाइम इन मिनट्स, ठीक है। और अगर हम ड्रॉप फैक्टर की बात करते हैं तो हमें पता है कि अडल्ट्स में हम मैक्रो ड्रिप सेट यूज करते हैं जिसमें कि हम 16 ड्रॉप्स लेते हैं, एंड पीडियाट्रिक्स में हम माइक्रो ड्रिप सेट यूज करते हैं जिसमें हम 60 लेते हैं, ठीक है। लाइक इन दिस सिनेरियो इन्होंने ऑलरेडी हमें ड्रॉप फैक्टर दे रखा है, ठीक है। कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हमें ड्रॉप फैक्टर नहीं दिया होता है तो फिर हमें यही देखना होता है कि वो पीडियाट्रिक्स की बात कर रहे हैं या फिर वो अडल्ट की बात कर रहे हैं। अगर वो अडल्ट की बात कर रहे हैं तो हमें 16 पुट करना होता है, अगर पीडियाट्रिक की बात कर रहे हैं तो हमें 60 पुट करना होता है, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो इसमें 1.5 लीटर इन्होंने इन्फ्यूज करना है, कितने टाइम में, 12 आवर्स में, और कितना ड्रॉप फैक्टर है 20 GTT पर मिनट। सो हमने सबसे पहले क्या देखना है कि इन्होंने यहाँ पे लीटर में दे रखा है बट फॉर्मूला में वी रिक्वायर्ड मिलीलीटर। सो हमने सबसे पहले लीटर को ml में कन्वर्ट करना है। सो दैट विल सिंपली कि हमने 1.5 लीटर को 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इट गिव अस 1500 ml, ठीक है। नाउ द सेकेंड थिंग इज, इसमें जो टाइम है, टाइम इन्होंने मिनट्स में पूछा है लेकिन हमारे पास आवर्स में है, तो हमने क्या करना है, इसको मिनट्स में चेंज करने के लिए इट शुड बी 12 into 60 बिकॉज एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। सो 12 into 60 इट गिव अस 720 मिनट्स। Now put all these values in the formula. So 1500 into 20 divided by 720. तो it is 41.66. So 41.66 हमारा है नहीं ऑप्शंस में, तो इसके जो नियर है जो राउंड ऑफ है दैट इज 42. So 42 is the correct answer. Now the next question is, during a prenatal visit, a patient tells the nurse that her last menstrual period was May 20, 2016. Based on the Naegele's rule, when is the estimated due date of her delivery? ठीक है, again this is one of the important question for the competitive exam. एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। सो बहुत ही सिंपल मेथड है कैलकुलेट करने का। सो इसमें जो इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज February 27, 2017, February 28, 2017 is option B, option number C is March 19, 2017, and option number D is April 16, 2016, and the correct answer is option number A, that is February 27, 2017. So इसमें सिंपल क्या है कि we should know what is Naegele's formula. तो Naegele's formula में क्या है, फर्स्ट डे ऑफ
लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 7 डेज प्लस 9 मंथ, ठीक है। अगर हम इसमें बात करते हैं, इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट डे क्या बोला है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का, दैट इज 20, तो इसमें हमने 7 डेज ऐड करने हैं, दैट इज 7 डेज। तो अगर हम इसमें 20 प्लस 7 करेंगे तो दैट विल बी 27। नाउ प्लस 9 मंथ, नाउ मई में हमने 9 मंथ ऐड करने हैं, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब्रवरी, ठीक है। सो इन दिस द करेक्ट आंसर जो 9 मंथ होंगे दैट विल बी ऑन फेब्रवरी, ठीक है। मई को निकाल दो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। सो 27 फरवरी एंड 2016 है तो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा तो 2017। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो फॉर दिस द फॉर्मूला द रूल इज फर्स्ट डे ऑफ LMP प्लस 7 डेज प्लस 9 मंथ, तो ये हमें याद होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।